Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 11's NCERT Indian Constitution at Work. This is chapter 1, Indian Constitution Why and How, and in this chapter 1 we are discussing the part 4. So in the previous part we have already discussed many topics like why do we need a constitution, अथॉरिटी कहाँ से डिराइव होती है. हम इस टॉपिक पे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी कहाँ से डिराइव होती है. फर्स्ट 3 पॉइंटर्स में हमने समझा था बेसिक कि इसको कैसे लेकर आया जाए, उसके क्या प्रोविजंस हैं और एक डिज़ाइन, इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन किस तरह से है. अब हमने पढ़ना स्टार्ट किया था. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया, कॉम्पोजिशन क्या था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का. आज के सेशन में हम फर्दर उसके नेक्स्ट पॉइंट्स पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन क्या था, किस तरह से जो है डेलिब्रेट किए गए हर एक आर्टिकल्स, क्या प्रोसीजर्स फॉलो किए गए थे और नेशनल मूवमेंट्स का इनहेरिटेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैसा है. उसके साथ ही साथ हम समझेंगे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स के किस तरह से इंस्टीट्यूशंस को डिज़ाइन किया गया है. ऑल्सो आफ्टरवर्ड्स वी विल डिस्कस द प्रोविजंस जो कि हमने दूसरे कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं. तो चलते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन. इससे पता चलता है कि किस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन के एक एक आर्टिकल है उसको डेलिब्रेट किया गया. हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अथॉरिटी, कि कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी कहाँ से आई. ये कहाँ से आएगी कि हमने क्या प्रोसीजर्स फॉलो किए हैं उसको अडॉप्ट करने के लिए, उसको फ्रेम करने के लिए, और हमने क्या वैल्यूज़ जो हैं वो अडॉप्ट की हैं. देखिए, डेलिब्रेशन से ये भी मतलब है कि क्या इंटेंशन से हमारे फ्रेमर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल बनाए. उन्होंने इस इंटेंशन से बनाए कि सारा का सारा नेशन, होल नेशन हैज़ टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ इट. ओके, यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर एक इशू जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ आया, उन्होंने विथ ग्रेट सोफिस्टिकेशन, विथ ग्रेट इंटरेस्ट एंड ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने हर एक आर्टिकल को डिस्कस किया. सिर्फ एक ऐसा आर्टिकल था जिसमें डिस्कशन का सवाल नहीं था, आराम से वो जो आर्टिकल पास हो गया, और वो था यूनिवर्सल सफरेज का, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का. देखिए, ये जो ऐसा आर्टिकल था जो कि हमारे देश में चाहिए ही था कि एक अडल्ट पॉपुलेशन को, no matter what religion, what caste, what creed, what race, what sex they belongs to, अगर उन्होंने एक वो पर्टिकुलर एज जो है वो अटेन कर ली है तो उसके बाद वो इस बात का डिसीजन ले सकते हैं कि उनको अपना लीडर कौन सा चाहिए, उनको किस तरह की गवर्नमेंट चाहिए. सो यही आर्टिकल था जो बिना किसी डिबेट के आसानी से पास हो गया था. अदरवाइज जो भी आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने आए, उन्होंने हर एक आर्टिकल को विथ ग्रेट सोफिस्टिकेशंस जो है डिस्कस किया, सबको सीरियसली डिबेट किया, और कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो असेंबली की डेमोक्रेटिक कमिटमेंट से दूर गया हो. द सेकेंड थिंग इज प्रोसीजर्स, कि क्या प्रोसीजर्स फॉलो किए हमारे फ्रेमर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को लाने के लिए, उससे भी हम अथॉरिटी डिराइव कर सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 8 मेजर कमिटीज़ थी, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे कमिटीज़ काम करती थी, और यूजुअली जो ग्रेट लीडर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद एंड BR अम्बेडकर जी, ये जो लीडर्स थे वो उन कमिटीज़ को चेयर करते थे. और कहाँ से हमारी जो अथॉरिटी है वो डिराइव होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो डिराइव होती है इनहेरिटेंस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट्स. देखिए, जब हम अपने आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो ऑफकोर्स वो ब्रिटिशर्स से कुछ क्वेश्चन करते थे, है ना. अगर देखो सिस्टम इतना अच्छा होता, अगर ब्रिटिशर्स इतने अच्छे होते, इतने अच्छे से सिस्टम चला रहे होते, तो रिवॉल्यूशन की बात ही नहीं होती, नेशनल मूवमेंट की बात ही नहीं होती, लोग आसानी से रहते. लेकिन यहाँ पे कुछ हमारे यहाँ पे लोगों को हो रही थी परेशानियाँ. उन परेशानियों के लिए वो कर रहे थे ब्रिटिशर्स को प्रेशराइज कि आप हमें इंडिपेंडेंट करो, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, है ना. तो इन सवालों को पूछते पूछते हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको ये जवाब पता चले उनके लिए कि अगर उनको एक न्यू इंडिया चाहिए, उनको नया संविधान चाहिए होगा, अगर उनको इंडिपेंडेंस के बाद खुद से अगर चीज़ें चलानी हो, तो उनको क्या ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो कि चाहिए ही चाहिए हैं, है ना. सो उस तरह से कुछ ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो कि जो फ्रीडम स्ट्रगल्स है उनसे ही आए हैं. सो इन अ वे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या कर रही थी, कॉन्क्रीट शेप दे रही थी, फॉर्म्स दे रही थी, जो भी प्रिंसिपल्स हम
फॉलो कर रहे थे नेशनलिस्ट मूवमेंट के टाइम। बेस्ट समरी यहाँ पे बोली जाती है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे। इस रिजोल्यूशन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक बेसिक एक्सप्रेशन मिला, जैसे कि फंडामेंटल कमिटमेंट्स, क्या क्या चीज़ें चाहिए थी, इक्वालिटी चाहिए थी, लिबर्टी चाहिए थी, फ्रीडम, डेमोक्रेसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, सोवेरेंटी चाहिए थी कि हम नहीं चाह रहे थे कि हमारे ऊपर कोई राज करे, कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी चाहिए थी, एक प्रॉपर आइडेंटिटी चाहिए थी, राइट। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस दैट दीज नेशनल लिस्ट leaders were asking, right? They were craving for it, and that is how we got these things. Thus constitution एक सिर्फ रूल्स एंड प्रोसीजर्स नहीं है हमारे भारत का, एक मॉरल कमिटमेंट भी है जो कि हमने अपने फ्रीडम फाइटर्स को दिया कि अगर हम आज़ाद हुए तो हमें एटलीस्ट देश के लोगों को हम ये सारी चीज़ें देंगे, ठीक है। दीज वर टू फुलफिल मैनी प्रोमिसेस दैट द नेशनलिस्ट मूवमेंट हेल्ड बिफोर द पीपल। सो दैट इज़ हाउ कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनी अथॉरिटी डिराइव की। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। किस तरह से इंस्टीट्यूशन को अरेंज किया जाए। हमने इनिशियली इसको ऑलरेडी समझ चुके हैं कि प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन होना चाहिए। हमारे यहाँ हमने 3 तरह से इसको डिवाइड किया है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। इसी काम के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काफ़ी टाइम लगाया और प्रॉपरली ये जो है डिस्ट्रीब्यूट किया पावर्स को। हमने फाइनली पार्लियामेंट्री फॉर्म लिया गवर्नमेंट का और फेडरल अरेंजमेंट किया। अभी पार्लियामेंट्री फॉर्म्स यानी कि आपको हमारे यहाँ पार्लियामेंट मिलेगा, लोकसभा, राज्यसभा, और तो और फेडरल अरेंजमेंट्स यानी कि हमारे यहाँ स्टेट्स तो हैं, राइट, बट ये स्टेट्स के पास ऑटोनॉमस पावर्स भी हैं कुछ, लेकिन हमारे यहाँ सेंट्रल जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिटरी है। सो इस तरह से हमने अपना सिस्टम बनाया और इस तरह से जो है प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट मिली। ये 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर में हमने अपने इंस्टीट्यूशंस को अरेंज किया। पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, लेजिस्लेटिव्स क्या करते हैं, लॉज बनाते हैं, इसमें बेसिकली आते हैं आपका लोकसभा एंड राज्यसभा। एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं जो आपके लॉज इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट, और ये इम्प्लीमेंटेशन में काम आते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के लिए एग्जीक्यूटिव्स होते हैं प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, PM and his council of ministers, all of these, and judicial क्या करती है, checks and balances काउंट करती है। सो ऐसे करके जो है अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव करता है। Now guys, the next topic was provisions that were borrowed from the constitution of the different countries. आपको पता है हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन उस वक्त बनाया गया था जब काफ़ी देश अपने कॉन्स्टिट्यूशन बना चुके थे। अभी सारे देश अपने कॉन्स्टिट्यूशन बना चुके थे तो उनको पता था कि क्या प्रिंसिपल्स अच्छे हो सकते हैं, क्या प्रिंसिपल्स गलत हो सकते हैं। इस वजह से हमारे पास ये बेनिफिशियल था, हमारे पास ये बेनिफिट पॉइंट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के पास कि हम ऐसे डिसीजंस ले सकते थे कि जो भी हमारी सोसाइटी पे सूटेबल स्ट्रक्चर रहेगा, उस स्ट्रक्चर्स को हमने लिया। हमने ऐसे करके काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ सारे सिस्टम्स लेते गए। जैसे कि ये सवाल यूपीएससी में काफ़ी आते हैं कि किस कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सा हमने फीचर लिया है। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने भी काफ़ी चीज़ें सीखी हैं क्योंकि ये हमारे ऊपर राज ही कर रहे थे, तो हमने ऑब्वियस था इनके सिस्टम्स जो हमारे लिए ईजी थे वो हमने उनको फॉलो करते गए। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम लिया, पार्लियामेंट्री फॉर्म जो गवर्नमेंट का आज के हमारे देश में है वो लिया। आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ यहाँ से था। हमारा जो स्पीकर हैं और उनका रोल है हमारे इंस्टीट्यूशन में, स्पीकर इज़ द वन हु चेयर्स द लोकसभा, है ना, उसका हमने रोल भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। और लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स, किस तरह से लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स हैं वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया। इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमें तो लेना ही था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स का चार्टर लिया और हमने अपने यहाँ के 6 फंडामेंटल राइट्स बनाए। ऑल्सो हमने यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो कि आज की डेट में काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल सिस्टम भी होगा लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी स्ट्रॉन्ग है। फेडरल सिस्टम यानी कि हमारे यहाँ स्टेट्स हैं, उनके पास पावर्स हैं। आपको देखने मिलेगा हमारे स्टेट्स में भी इलेक्शंस होते हैं, CM है, सेम सिमिलर टाइप ऑफ सिस्टम आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम वहाँ पे मिलेगा। बट जब बात आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने ज़्यादा थोड़ी पावर दे के रखी है। तो इस तरह से हमने इस सिस्टम को बोला जाता है क्वासी फेडरल। हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है
और रेसिडुअल पावर, ये भी हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. दिस डायरेक्टली रिलेट्स टू द स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट ऑफ द सेंटर. ओके, सो गाइज दिस इज इट अबाउट दिस चैप्टर. चैप्टर के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी. क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज और आर करेक्ट? 1. The member of Constituent Assembly were chosen on the basis of provincial elections of 1946. The Constituent Assembly did not include representatives of the princely states. So, out of these, only one is correct. क्योंकि हमने देखा था princely states से भी members लिए गए थे. कैसे लिए गए थे? Consultations से लिए गए थे. So, इस तरह से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है गाइस. आज के सेशन में हमने पढ़ा कि हमारा भारत का संविधान अथॉरिटी कहाँ से लेकर आता है, किस तरह से उसको डेलिब्रेट किया गया, क्या प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए गए, नेशनलिस्ट मूवमेंट का क्या रोल था, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स क्या हैं, और हमने दूसरी कंट्रीज के से क्या क्या प्रोविजंस बोरो किए. सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर 1 एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस लेसन ऑल्सो. If you like this video, subscribe to our YouTube channel for more videos and updates. Also download our Sprint UPSC app to practice book chapter or topic wise. Remember candidates, just reading books or watching videos won't help unless you practice thoroughly. Identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is perfect app to do all of this. Thank you and see you in the next video.